हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 30 जुलाई 2024 और हम रेगुलर की तरह आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले। बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें ताकि जो सूचनाएँ हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है यह कब मनाया गया है? तो ए ऑप्शन है 22 अप्रैल, बी ऑप्शन है 12 मार्च, सी ऑप्शन है 29 जुलाई और डी ऑप्शन है 28 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 29 विश्व बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। और हम अगर आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का? तो वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना। यानी कि आप लोग देखते भी होंगे आए दिन जो बाघ हैं उनकी संख्याएं कम हो रही हैं, उनकी जो संख्याएं हैं जो बाघ हैं वो लुप्त प्राय हो रही हैं। उनकी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त हो रही हैं, तो उनका संरक्षण करना, उनके बचाव के लिए जागरूकता फैलाना, ये सभी उद्देश्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने के। आगे बात करें कि जो वर्ल्ड टाइगर डे है यानी कि विश्व बाघ दिवस जो है इसके मनाने की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत साल 2010 से मानी जाती है कि वर्ल्ड टाइगर डे की जो मनाने की जो शुरुआत है यह 2010 से हुई। अगर आगे बात करें तो भारत सरकार ने 1973 में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के मकसद से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो साल 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगर बात करें तो भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर टाइगर्स की जो संख्या है वो अधिक है, इसीलिए उसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल और लॉ एंड इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों की दूसरी पुस्तक लॉन्च की? तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है? तो ए ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है खेल मंत्रालय, सी ऑप्शन है इस्पात मंत्रालय और डी ऑप्शन है रेल मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस्पात मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल और लौह तथा इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों की दूसरी पुस्तक लॉन्च की हुई है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लॉन्चेस स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि स्टील इंपोर्ट मॉनिटरी सिस्टम यानी कि सिम्स 2.0 जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात करें तो इस्पात मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं एचडी कुमारस्वामी, इन्होंने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली यानी कि SIMS 2.0 का पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने एक पुस्तक का दूसरा जो खंड है, पुस्तक का नाम क्या है? सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर आयरन एंड स्टील सेक्टर, इसका भी विमोचन किया हुआ है। यानी कि इन्होंने सिम्स प्रणाली को भी लॉन्च किया है, सिम्स 2.0, इसके साथ साथ इन्होंने पुस्तक को भी लॉन्च किया हुआ है। आगे बात करें तो जो सिम्स 2.0 है इसको विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS और MSTC लिमिटेड के योगदान से विकसित किया गया था। यानी कि जो सिम्स 2.0 है यह विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारतीय मानक ब्यूरो और MSTC लिमिटेड के योगदान से इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार के DGP कौन बने हैं? DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो DGP का फुल फॉर्म जो है वो पूछा जाता है, खासकर UPP की जो परीक्षा लगी हुई है वहाँ पर इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए DGP कौन बने हुए हैं? तो ए ऑप्शन है HGS धालीवाल, बी ऑप्शन है अरुण बंसल, सी ऑप्शन है जगदीश शर्मा और डी ऑप्शन है दिनेश मोहनिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी HGS धालीवाल जो हैं ये अंडमान और निकोबार के DGP नियुक्त किए गए हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं, HS धालीवाल अपॉइंट न्यू DGP ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यानी आइसलैंड। गृह मंत्रालय ने 25 जुलाई को वरिष्ठ IPS अधिकारी हरगोविंदर सिंह धालीवाल यानी कि HS
इनको नाम पूरा है हरगोविंदर सिंह धालीवाल। इनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। आगे हम बात करें तो ये 1970 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये नई दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस भी है और इनको ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया, यानी कि एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पुनः नियुक्ति हुई है, तो कौन है? तो ए ऑप्शन है जय शाह, बी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सी ऑप्शन है नीता अंबानी, डी ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीता अंबानी जो है ये फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुनी गई हैं। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो नीता अंबानी है सर्वसम्मति से IOCM के रूप में फिर से चुनी गई हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है वहाँ पर ये फिर से चुनी गई हैं। नीता अंबानी जो है ये रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं, यानी कि जो रिलायंस आप लोग जानते हैं, रिलायंस फाउंडेशन उनकी ये संस्थापक हैं और उन्होंने 100% वोट के साथ सर्वसम्मति से यह जो जीत है वह हासिल की हुई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में इन्होंने जो अपनी जीत हासिल की हुई है वह 100% सबकी सर्वसम्मति से जीत हासिल की हुई है। बात करें तो नीता अंबानी को पहली बार 2016 में रियो डी जनेरियो ओलंपिक खेलों में इस प्रतिष्ठित संस्था में शामिल होने के लिए नियुक्त किया गया था, यानी कि इनको सबसे पहले 2016 में जब रियो डी जनेरियो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था तब IOC में इनको नियुक्त किया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने POS समाधान प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यानी कि जो पेटीएम है इसने किसके साथ साझेदारी की हुई है? तो ए ऑप्शन है बंधन बैंक, बी ऑप्शन है RBL बैंक, सी ऑप्शन है PNB बैंक और डी ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सिस बैंक और पेटीएम ने POS समाधान करने के लिए साझेदारी की हुई है। आगे अगर हम बात करें तो पेटीएम और एक्सिस बैंक ने भुगतान समाधान में बदलाव के लिए साझेदारी की है। इसके द्वारा क्या होगा कि पेटीएम इस साझेदारी के माध्यम से अपना व्यापक सॉफ्टवेयर और भुगतान स्वीकृति उपकरण प्रदान करेगा, यानी कि जो भुगतान स्वीकृति उपकरण है मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होता है और जो सॉफ्टवेयर हैं जो विभिन्न प्रकार के पेटीएम की, इन सभी को वह इन उपकरणों को क्या करेगा? प्रदान करेगा। आगे अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की जो स्थापना है 1993 में हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में और ये कौन सा प्रकार है, यानी किस टाइप का ये बैंक है? तो यह निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी इसके CEO हैं अमिताभ चौधरी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, यानी कि जो विश्व के नेता हैं इनके लिए एक सम्मेलन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है जिनेवा, सी ऑप्शन है लंदन और डी ऑप्शन है पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंदन में विश्व नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। आगे बात करें तो विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 यूके के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड में आयोजित किया गया, यानी कि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि संसद जो होती है यूके की वहाँ पर दो संसद होते हैं, जैसे अपने यहाँ उच्च सदन और निम्न सदन होता है, ठीक वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। तो ये जो विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन है यह यूके की जो संसद है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं इसमें आयोजित किया गया और एक दूसरी जो होती है हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह जो सम्मेलन है इसको आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग, इस विषय पर यह केंद्रित था, यानी कि इसका विषय क्या था? सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग, यानी कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो विकसित विकासशील देश हैं इन सभी के लिए वैश्विक सहयोग हो और सभी के सभी क्या करें? विकास को के लिए अग्रसर हों। मुख्य चर्चा किस पर रही? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना, इन्वायरमेंट पे फोकस रहा, जिसमें बात की गई कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है, आर्थिक असमानताओं से निपटने और वैश्विक सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित थी, यानी कि ये वहाँ की मुख्य चर्चाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने
किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? यानी कि जो पेरिस है वहाँ के जो एक म्यूजियम है ग्रेविन म्यूजियम, यहाँ पर किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन यानी कि सोने का सिक्का जारी किया गया है? तो ए ऑप्शन है सलमान खान, बी ऑप्शन है जूनियर एनटीआर, सी ऑप्शन है शाहरुख खान और डी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहरुख खान के लिए पेरिस के जो ग्रेविन म्यूजियम है वहाँ पर उनके सम्मान के लिए, शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया है। बात करें अगर तो ये जो जारी किया है ये आज की बात नहीं है, यानी कि जो सोने के गोल्डन कॉइन्स जो जारी किया गया है शाहरुख खान के लिए, जो ये शाहरुख खान को पेरिस के द ग्रेविन म्यूजियम ने जो कस्टमाइज किए हुए गोल्डन कॉइन्स से इनको सम्मानित किया गया है, तो ये आज जारी नहीं हुए हैं, ये जारी हुए तो 2018 में। ठीक है, और यह सम्मान पाने वाले जो शाहरुख खान हैं ये इकलौते बॉलीवुड स्टार हैं, यानी भारतीय अभिनेता हैं, इकलौते भारतीय अभिनेता हैं। और ग्रेविन म्यूजियम ने यह जो सिक्का है 2018 में जारी किया था, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट इससे रिलेटेड पोस्ट हो रही हैं, कई सारी पोस्टें आ रही हैं कि अब सम्मानित किया गया है इनको या अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनको जो सम्मान है ये 2018 में ही दिया गया था ग्रेविन म्यूजियम ने। यह सोने का सिक्का है यह 2018 में ही इनको जारी किया गया था, लेकिन इस टाइम पर सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ये पोस्ट किया जा रहा है कि वर्तमान में अब दिया गया है, तो जो कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि यह 2018 में इनको दिया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी चंद्रशेखरन का जो निधन है वो हो गया है, वे कौन थे? यानी कि जो पी चंद्रशेखरन है इनका निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे, कौन थे? तो ए ऑप्शन है फुटबॉलर, बी ऑप्शन है समाचार संपादक, सी ऑप्शन है ये गायक थे, या डी ऑप्शन है कि ये लेखक थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पी चंद्रशेखर जी हैं इनका निधन हुआ है और ये एक समाचार संपादक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक, आकाशवाणी आप सभी लोग सुनते भी होंगे, कई लोग, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जो रेडियो सुनते थे या जो अभी भी सुनते हैं तो वो जानते भी होंगे आकाशवाणी को। तो आकाशवाणी के पूर्व जो समाचार संपादक थे पी चंद्रशेखरन, इनका केरल के कोझिकोड में निधन हो गया है। इनका निधन हुआ, ये 94 वर्ष के थे और 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आगे अगर बात करें तो श्री चंद्रशेखरन जी जो थे इन्होंने आकाशवाणी के नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम के केंद्रों में अपनी सेवाएं दी थी, यानी कि आकाशवाणी के जो नई दिल्ली का मुख्यालय है वहाँ पर और तिरुवनंतपुरम के जो केंद्र है वहाँ पर इन्होंने अपनी सेवाएँ दी हुई थी, यानी वहाँ पर इन्होंने कार्य किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? यानी कि अगले साल यानी कि जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला जो पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? यानी कि यह पूर्वोत्तर की तरफ का चौथा शहर हो जाएगा, शहर कह सकते हैं, या चौथा राजधानी हो जाएगी, और शहर भी है तो राजधानी शहर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है अगरतला, बी ऑप्शन है दिसपुर, सी ऑप्शन है आइजोल और डी ऑप्शन है गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइजोल जो है शहर, ये क्या करेगा कि अगले साल जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। आगे अगर हम बात करें तो जो मिजोरम है, ये आइजोल, मिजोरम का जो आइजोल है अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनमें ये चौथा राज्य की राजधानी होगा, शहर होगा, जो कि रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आएगा। आगे बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल जुलाई 2025 तक रेल से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसे NFR के नाम से जानते हैं, NFR पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आइजोल के पास सैरंग तक एक नया ब्रॉड गेज यानी BG ब्रॉड गेज ट्रैक बिछा रहा है, और इस ट्रैक बिछने के बाद ही 2025 तक, जुलाई 2025 तक ये पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर हो जाएगा, जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी होगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखी हुई है तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।